हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है भारत की जलवायु। तो जलवायु के विषय में हम बात करेंगे डिटेल में, एक एक कंसेप्ट वाइज मैं आपको जो है बताऊंगा। और वीडियो के अंत में मैंने एक एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर सेट भी लगाया है ताकि आपका कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो इस टॉपिक को लेकर, और आप कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अगर भारत की जलवायु से कोई क्वेश्चंस अगर आता है तो उसको आप जो है ईज़िली अटैम्प्ट कर सको। तो अगर हम जलवायु की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जलवायु बेसिकली होती क्या है। अगर हम बात करें जलवायु की, तो किसी भी स्थान पर मौसम के लंबे समय तक की औसत दशाओं को जलवायु कहते हैं। यानी कि एक पर्टिकुलर एरिया हम कंसिडर करते हैं, चाहे आप डिस्ट्रिक्ट कंसिडर करो, स्टेट कंसिडर करो या कंट्री वाइज हम कंसिडर कर सकते हैं। तो उस पर्टिकुलर एरिया का लंबे समय तक मौसम का क्या मिजाज रहता है, यानी कि उसका हम एवरेज निकालते हैं, और उस एवरेज को जो है हम क्या कहते हैं, जलवायु। अब बात आती है मौसम की। तो फिर मौसम क्या है? मौसम, अगर जलवायु के किसी एक या दो घटक में अगर कोई परिवर्तन आता है तो उसको हम मौसम कहेंगे। जैसे कि मौसम एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम होता है, जैसे कि हम बोल लेते हैं कि आज मौसम सुहावना है, कल मौसम गर्म था, या आने वाला कल मौसम ठंडा रहने की उम्मीद है। तो इस तरह से जो हम मौसम को डिफ़ाइन कर सकते हैं। यानी कि एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम होता है, और अगर एक या दो घटक में परिवर्तन हो जाता है जलवायु के तो उसको हम मौसम कहते हैं। इसके बाद जो है इन दोनों से रिलेटेड एक वर्ड आता है। क्या होता है वर्ड? उसको हम कहते हैं क्या? मानसून। मानसून शब्द भी जो है इन दोनों से रिलेटेड है, और एक जैसे ये तीनों वर्ड हमें प्रतीत होते हैं लेकिन एक जैसे नहीं होते। तो मानसून जो शब्द है वो एक अरबी वर्ड से लिया गया है। अरबी वर्ड में इसका जो मतलब है वो मौसम है। मौसम मतलब मौसम से रिलेटेड। और मानसून हम किसको कहते हैं? हवाओं के चलने को जो है हम मौसम कहते मानसून कहते हैं। अगर हवाएं चलती हैं तो उन हवाओं को ही हम जो है मानसून कहते हैं। और मानसून की जो प्रक्रिया होती है वो मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो हवाएं हैं ये सर्दियों में अलग तरह से चलती हैं। जैसे कि सर्दियों में हवाएं सतल से समुंदर की ओर चलती हैं। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना ज़रूरी है कि सर्दियों में जो हवाएं होती हैं या जो मानसून होती हैं वो सतल से समुंदर की ओर चलती हैं, और गर्मियों में ये हवाएं या ये मानसून जो है समुंदर से सतल की ओर चलती हैं। ठीक है, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको आप जो है ज़रूर याद रखें। इसके बाद अगर हम बात करें कि भारत की जलवायु कैसी है, भारत की जलवायु कैसी है ये बताने से पहले मैं आपको एक कंसेप्ट बताऊंगा, ताकि ईज़िली आप उस कंसेप्ट को समझने के बाद ईज़िली से आप जो समझ पाएंगे कि भारत की जलवायु कैसी है और उसका मीनिंग क्या है, और आपको इसको जो है रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके लिए मैं आपको जो है एक ग्लोब या ग्राफिक के माध्यम से कुछ समझाना चाहता हूँ। जैसे कि ये ग्लोब है, इसको जो है पूरी अर्थ को इस ग्लोब के ऊपर जो है अंकित किया गया है। और इस ग्लोब में जैसा कि आप देख सकते हैं कि दो पोल भी यहाँ पे दिए हुए हैं, एक नॉर्थ पोल है तो दूसरा साउथ पोल है। ठीक है, इसके अतिरिक्त इस ग्लोब में हमने कुछ रेखाएं अंकित की गई हैं जो इमेजिनरी रेखाएं हैं, जिनको हम अक्षांशीय और देशांतरीय रेखाएं कहते हैं। इन रेखाओं का यूज क्या है? अगर आपसे कोई पूछे कि इन रेखाओं का यूज क्या है तो वो ये है कि जो देशांतरीय रेखाएं होती हैं वो किसी पर्टिकुलर स्थान का टाइम निकालने के लिए हम यूज करते हैं। जी, जो ग्रीनविच टाइम जो होता है उसको निकालने के लिए देशांतरीय रेखाओं का यूज़ किया जाता है। और जो अक्षांशीय रेखाएं होते हैं, किसी भी पर्टिकुलर स्थान की लोकेशन अगर हमें पता करनी है तो उसके लिए हम देशांतरीय रेखाओं अक्षांशीय रेखाओं का यूज करते हैं। इसके बाद जो है इस ग्लोब को जो विभिन्न रेखाओं में जो डिवाइड किया गया है, उन रेखाओं का भी मैं यहाँ पे जिक्र करना चाहूँगा क्योंकि ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसमें जो सबसे सेंटर में जो रेखा गुजरती है पृथ्वी के, उसको हम क्या कहते हैं? 0 डिग्री रेखा या भूमध्य रेखा या इक्वेटर इसको हम कहते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम नॉर्थ की तरफ चलें तो 23.5 डिग्री नॉर्थ की तरफ जो रेखा है उसको हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी कि कर्क रेखा। हिंदी में हम कहेंगे कर्क रेखा और इंग्लिश में हम कहेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ऐसे ही अगर हम 23.5 डिग्री साउथ की तरफ आते हैं तो वो है मकर रेखा।
या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जिसको हम कह सकते हैं। इसके बाद 66.5 डिग्री नॉर्थ की तरफ अगर जाते हैं तो आर्कटिक रेखा है, आर्कटिक सर्कल है। और अगर हम 66.5 डिग्री साउथ की तरफ आते हैं तो अंटार्कटिक सर्कल है वहाँ पे, या अंटार्कटिक रेखा है। उसके बाद जो नॉर्थ और साउथ पोल पे 90 डिग्री पे अगर हम देखें तो वहाँ पे नॉर्थ और साउथ पोल है, ठीक है। इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट जो जलवायु से रिलेटेड यहाँ पे जो चीज़ है वो मैं आपको बताता हूँ कि ये जो 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर और 23.5 डिग्री साउथ के बीच का जो एरिया है इसको जो है हम क्या कहते हैं, कटिबंध। और ये कौन सा कटिबंध है, ये है उष्ण कटिबंध, यानी कि ट्रॉपिक इसको हम कहते हैं, उष्ण कटिबंध ट्रॉपिक है ये, ठीक है। इसके बाद अगर हम 23.5 से 66.5 की बात करें ऊपर की तरफ, ये वाला एरिया, और नीचे भी 23.5 से 66.5 नीचे वाला जो ये एरिया है, जो इस एरिया को हम या इस जोन को हम कहते हैं शीतोष्ण कटिबंध, ठीक है, शीतोष्ण कटिबंध कहेंगे। और इसके बाद जो बचा हुआ हिस्सा है अप टू 90 डिग्री नॉर्थ और साउथ पोल की तरफ, उसको हम कहते हैं शीत कटिबंध, ठीक है। तो इन कटिबंध का मीनिंग क्या है, तो ये जो ग्लोब के ऊपर जो इन कटिबंध की जो लोकेशन है, इस एरिया में जो भी कंट्रीज़ आएंगे या जो भी स्थान आएंगे तो उनकी जलवायु जो है उसी कटिबंध के अनुसार जो निर्धारित की जाती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया की जो जलवायु कैसी है वो हम यहाँ से अच्छे से जो है समझ पाएंगे। अब इंडिया की लोकेशन अगर हम इस वर्ल्ड वाइड मैप के ऊपर देखें या ग्लोब के ऊपर देखें तो आप देखेंगे कि जो कर्क रेखा है वो भारत के मध्य से गुजरती है और भारत के करीब 8 राज्यों से ये गुजरती है, ठीक है। इसमें भारत का जो अधिकांश क्षेत्र है वो कौन सी कटिबंध में आता है, ये आता है उष्ण कटिबंध में, यानी कि 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ की तरफ अगर जाएंगे तो भारत का जो अधिकांश क्षेत्र है वो उष्ण कटिबंध जो है में आता है, ये वाला एरिया जैसे कि आप देख पा रहे हैं। इसलिए भारत की जलवायु कैसी है, भारत की जलवायु उष्ण कटिबंधीय जलवायु है, इसलिए भारत की जलवायु को हम उष्ण कटिबंधीय जलवायु कहते हैं। और ये एक ऐसी जलवायु है जहाँ पर मौसम बहुत गर्म और आर्द्र होता है। तो उष्ण कटिबंधीय जलवायु में मौसम कैसा होता है, गर्म होगा और आर्द्र होगा। इसके अतिरिक्त एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि जो स्थान भूमध्य रेखा जिन स्थानों से के बीच से होकर गुजरती है वहाँ पर सबसे ज़्यादा गर्मी और सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, यानी कि भूमध्य रेखा जहाँ से होकर गुजरेगी भूमध्य रेखा के पास सबसे ज़्यादा गर्मी और सबसे ज़्यादा वर्षा वहीं पे होती है। इसका मुख्य कारण क्या है कि यहाँ पे सूर्य की जो किरणें हैं वो लंबवत पड़ती हैं और सूर्य की किरणों के लंबवत पड़ने से वहाँ पे टेम्परेचर हाई होता है। टेम्परेचर हाई होने की वजह से वहाँ पे वायु का दबाव कम होगा, जिससे कि वहाँ पे वर्षा होने के चांसेस जो है वो ज़्यादा रहेंगे, ठीक है। ये था मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट। उसके बाद है जलवायु को नियंत्रित करने वाले कुछ कारक हैं या कुछ फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं जलवायु को, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि टेम्परेचर है, वायुदाब है, आर्द्रता है, धरातल स्वरूप है। अगर हम टेम्परेचर और वायुदाब की बात करते हैं तो टेम्परेचर और वायुदाब जो है एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। और जैसे कि अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे तो वायुदाब क्या होगा, हमारा डिक्रीज होगा। और अगर वायुदाब को हम अगर टेम्परेचर को हम डिक्रीज़ करेंगे तो वायुदाब हमारा क्या होगा, इंक्रीज होगा। इसी तरह से टेम्परेचर को मेजरमेंट करने की जो इंटरनेशनल यूनिट है वो केल्विन है, और वायुदाब को जो हम इंटरनेशनल यूनिट जो है मेजर करने की वो किलो पास्कल में हम इसको मापते हैं। टेम्परेचर को मेजरमेंट करने का जो इंस्ट्रूमेंट है उसको हम थर्मामीटर कहते हैं, और वायुदाब को मेजर करने का जो इंस्ट्रूमेंट है उसको हम बैरोमीटर कहते हैं। उसके बाद जो है आर्द्रता भी जो है तीसरा पॉइंट जो है वो भी जलवायु को निर्धारित करता है। आर्द्र मीन्स आर्द्रता जहाँ पे ज़्यादा होगी वहाँ की जलवायु आर्द्र होगी, या जहाँ पे नमी ज़्यादा होगी उसको हम आर्द्र जलवायु कहते हैं। इसके बाद धरातलीय स्वरूप की अगर हम बात करें तो धरातलीय स्वरूप कैसे किसी स्थान की जलवायु को
अफेक्ट करता हुए मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि कहीं पे अगर मरुस्थल है या कहीं पर रेत के टीले हैं तो वहाँ पे जल्दी वहाँ का एरिया जल्दी गर्म होगा और जल्दी ठंडा होगा, ठीक है। तो वहाँ की जो जलवायु है वो मरुस्थलीय जलवायु कहलाएगी, शुष्क मरुस्थलीय जलवायु कहलाएगी। अगर कहीं पर पहाड़ी क्षेत्र है तो वहाँ पे वर्षा होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इस तरह से वहाँ पे ये जलवायु को अफेक्ट करेगा, ठीक है। इसके बाद कुछ और भी पॉइंट्स हैं जो जलवायु को नियंत्रित करते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ कि वो जो पॉइंट है वो है वर्षा, उसका बाद समुद्र तल से दूरी है, मानवीय क्रियाओं की वजह से ग्लोबल वार्मिंग अगर बढ़ती है तो वर्षा होने के चांसेस वहाँ पे कम होते हैं एंड हैंस वो जो है जलवायु को फिर अफेक्ट करता है। उसका ताप कटिबंधीय स्थिति जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, वो भी जो है जलवायु को वो अफेक्ट करता है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की, जैसे कि भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ पे होती है, तो भारत में सबसे अधिक वर्षा मैं आपको बताता हूँ कि मेघालय के मोसिन राम के अंदर जो है ये सबसे अधिक वर्षा होती है। और सबसे कम वर्षा कहाँ पे होती है, ये होती है हमारा जो लेह का जो एरिया है इंडिया का, वहाँ पे सबसे कम वर्षा होती है। उसके बाद अगर हम बात करें सक्रिय मानसून की कि किस मानसून से भारत में वर्षा होती है, तो दो तरह की मानसून जो भारत में सक्रिय रहती है। एक दक्षिण पश्चिमी मानसून रहती है जो कि अरब सागर की तरफ से आती है और ये इंडिया के अंदर करीब जून और जुलाई के माह में प्रवेश करती है। जुलाई और सितंबर में जो अधिकांश इंडिया में जो है वर्षा इसी की वजह से होती है। उसके बाद उत्तर पश्चिमी मानसून है, उत्तर पूर्वी मानसून है। उत्तर पूर्वी मानसून से जो पूर्वी राज्यों जो पूर्व में और जो उत्तर में जो राज्य है वहाँ पे वर्षा होती है और इसमें सबसे अधिक वर्षा जो है उत्तर पूर्वी मानसून से पश्चिमी बंगाल में होती है। इसके बाद एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है, कई बार पूछा जाता है कि भारत के अधिकांश इलाकों में जो है वर्षा ग्रीष्म ऋतु में होती है लेकिन तमिलनाडु में सूखा रह जाता है, उस टाइम पे ऐसा क्यों होता है? वो ऐसा इसलिए होता है, वो मैं आपको बताता हूँ कि जो भारत में जो अधिकांश वर्षा होता है दक्षिण पश्चिमी मानसून की वजह से होती है। जैसे ही दक्षिण पश्चिमी मानसून ये अरब सागर की तरफ से भारत की तरफ आती है तो वहाँ पे मालाबार पर्वत होने के कारण उससे टकरा कर ये जो है अपनी दिशाएं बदल लेती है और फिर बंगाल की खाड़ी की तरफ से होते हुए जो है वो भारत में प्रवेश करती हैं। तो इस तरह से ये जो तमिलनाडु का जो एरिया है ये है तमिलनाडु, तो ये हमारा जो है वर्षा से वंचित रह जाता है। और उसके बाद जो है शीत ऋतु में उत्तर पूर्वी मानसून की वजह से यहाँ पे वर्षा होती है, इसलिए जो है इसमें वर्षा शीत ऋतु में होती है। इसके बाद है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर सेट की अगर हम बात कर रहे थे वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, एक एक करके हम इसको डिस्कस करेंगे। जलवायु से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, आपको बड़े ध्यान से जो है देखना है। जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। इसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं बीकानेर, चेरापूंजी, मासिनराम और शिमला। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा है, ये है थर्ड मासिनराम, ठीक है। इसके बाद है सेकंड क्वेश्चन की अगर हम बात करें, मासिनराम और चेरापूंजी में सर्वाधिक वर्षा का कारण क्या है? इसमें जो आंसर्स दिए हुए हैं, ऑप्शन दिए हुए हैं, यहाँ निम्न दाब रहता है, यहाँ सदा भाप भरी हवा चलती है, यहाँ वर्षा वर्ष भर होती रहती है, यहाँ की पहाड़ियाँ कीप के आकार की है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है यहाँ की पहाड़ियाँ कीप के आकार की हैं, जिसकी वजह से मासिनराम और चेरापूंजी में सर्वाधिक वर्षा का कारण है। नुकीली पहाड़ियाँ हैं जिसकी वजह से वर्षा वहाँ पे ज़्यादा होती है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है, निम्न में से किस स्थान पर सबसे कम वार्षिक वर्षा होती है? तो इसके जो ऑप्शंस हैं बेल्लारी, जैसलमेर, जोधपुर, लेह। जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं तो यहाँ पे नंबर 4 इज़ द राइट आंसर। लेह के अंदर जो है सबसे कम वार्षिक वर्षा होती है। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि भारत में कर्क रेखा की जगह भूमध्य रेखा गुजरती तो इसकी जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ता? जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि भूमध्य रेखा जहाँ से होकर गुजरती है वहाँ का तापमान भी अधिक रहता है और वहाँ पे वर्षा भी अधिक होती है। तो इसके ऑप्शंस हम देख लेते हैं। ऑप्शंस में है कि अगर कर्क रेखा की जगह भूमध्य रेखा होकर गुजरती तो उससे क्या होता, अधिक ताप व कम वर्षा, जो कि गलत है। सेकंड है अधिक ताप व अधिक वर्षा। थर्ड वन है कम ताप व कम वर्षा। फोर्थ वन इज़ द कम ताप व अधिक वर्षा। तो राइट आंसर कौन सा इसमें? सेकंड इज़ द राइट आंसर, यानी कि अधिक ताप व अधिक वर्षा, अधिक टेम्परेचर होगा और अधिक जो वहाँ पे रेन होगी, ठीक है। इसके बाद जो है
नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सबसे कम वर्षा का अक्षेत्र, सबसे कम वर्षा का अक्षेत्र। ऑप्शन है हमारे, पहला ऑप्शन है कच्छ से पंजाब हरियाणा तक, दूसरा ऑप्शन है पंजाब से दिल्ली, तीसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश, चौथा ऑप्शन है उड़ीसा। तो इसमें सबसे कम वर्षा का क्षेत्र अगर हम देखें तो ये है कच्छ से पंजाब हरियाणा तक। तो यहाँ पे सबसे कम वर्षा क्यों होती है ये मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर ये जो एरिया है ये अरावली पर्वतमाला, इसके आगे होने से अरावली पर्वतमाला जो है इस एरिया में पड़ती है, और जो दक्षिण पश्चिम मानसून है वो अरावली पर्वतमाला के समानांतर जाती हुई यहाँ से होकर निकल जाती हैं, जिसकी वजह से वर्षा नहीं हो पाती। इसी तरह उत्तर पूर्वी मानसून के सामने अरावली पर्वतमाला होने की वजह से उत्तर पूर्वी मानसून भी इस एरिया को कवर नहीं कर पाती, जिसकी वजह से यहाँ पे वर्षा कम होती है। तो इसका मुख्य कारण क्या है, अरावली पर्वतमाला का होना, जिसकी वजह से कम वर्षा होती है। इसके बाद जो नेक्स्ट है ये है भारत के किस राज्य में ठंडी के समय में वर्षा होती है, यानी कि शीत ऋतु में वर्षा होती है। ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ऑप्शन है केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा। तो राइट आंसर कौन सा है, इसमें है तमिलनाडु। तमिलनाडु के अंदर जो है शीत ऋतु में वर्षा होती है, क्योंकि दक्षिण पश्चिम मानसून की वजह से गर्मियों में वहाँ पे वर्षा नहीं हो पाती। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत की सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से प्राप्त होती है। ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन है उत्तर पूर्वी मानसून, सवनी वर्षा, दक्षिण पश्चिम मानसून, वापिस होती मानसून। एक बार फिर से रिमाइंड करवा देता हूँ कि भारत में वर्षा दो तरह की मानसून से होती है, दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्वी, जिसमें से सबसे अधिक वर्षा जो है दक्षिण पश्चिम मानसून की तरह से होती है। तो राइट आंसर कौन सा है, नंबर 3 इज़ द राइट आंसर। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो कि रिसेंट एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं और आपको जो है इनके बारे में पता होना चाहिए। जलवायु से रिलेटेड ये क्वेश्चंस थे। तो इस तरह के अगर आप मोर वीडियोस पाना चाहते हैं तो यूट्यूब पे हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं हमें यूट्यूब पर। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना ना भूलें, साथ ही अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। तो एक ऐसे ही नए टॉपिक के साथ और नए उत्साह के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।